सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आप जानते हैं कि सेनेट में एक करारदाद पास हुई और उसके बाद तमाम सियासी जमातों की तरफ से बयानात आना शुरू हो गए और जाहिर सी बात है ये होना भी था, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें, जिसमें कि मैं ये कहूँगी कि मेरा ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़्यादा मुतहरक मुझे जमातें इंतखाबात के हवाले से नज़र आ रही हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल वाज़े तौर पर तैयार भी है और बल्कि उन्होंने बहरमन तंगी साहब को सेनेट में एक शो कॉज नोटिस भी दे दिया कि उन्होंने कहा आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया जब ये करारदाद पास हुई थी। 14 से 16 सेनेटर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। थोड़े दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दरख्वास्त की थी। थ्रेट अलर्ट्स भी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। क्या चारों सूबों में इंतखाबात हो सकेंगे, वक्त पर हो सकेंगे? जो कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर हमें यह फैसला नजर आता है कि कहा गया कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। इसी पर बात करेंगे आज के इंतखाबात में अगर कोई चीज़ रुकावट बन सकती है तो वो क्या है, और क्या पाकिस्तान में इस वक्त माहौल साजगार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को खदशात भी हैं इस इलेक्शन के हवाले से। द इकोनॉमिस्ट में एक ऐसे लिखा गया बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो आने वाला इलेक्शन है वो एक फार्स होगा, यानी कि एक झूठ पर मबनी इलेक्शन होगा, उसमें धांधली होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, जिस पर के पाकिस्तान की तरफ से सख्त रवैया आया। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट नुक्ता जिस पर बात करेंगे कि 9 मई को होने वाले वाकयात का काबीना की अब जाके एक कमेटी बनी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि उसमें कौन कौन मुलव्विस था, और बानी तरीके इंसाफ पर भी इस हवाले से जुर्म आयद होने वाला है। 9 मई में इंस्टिगेट करना, लोगों के लिए माहौल बनाना, पाकिस्तान में सिविल वॉर की खुदा न खास्ता के जैसे एक माहौल पैदा करना, अपने बयानात से, चीज़ों से अफवाज पाकिस्तान पे, ऑफिसर्स पे, सीनियर ऑफिसर्स पे बिला जवाज तनकीद करना, ये सारे मामलात चल रहे हैं और इसके सारे मामलात के अंदर बॉयल होता हुआ इलेक्शन का लावा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज शब्बीर कायम खानी साहब, सीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। हाफिज एहसान एडवोकेट साहब सीनियर लॉयर है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप के। उसके बाद हमें अली गौहर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मेंबर हैं। PMLN ने बहुत तनकीद की और सेनेटर अफान उन्ना साहब ने खड़े होकर सेनेट में तकरीर भी की। सो बहरहाल ये मामलात तो हैं। मैं शबीर भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या मामलात हैं? मतलब है क्या पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं, नहीं तैयार? मतलब है कि क्योंकि अभी PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, पॉलिटिकल इतने मसाइल, इकनॉमिक इतने मसाइल चलते, तो क्या आप लोग सारे तैयार हैं इलेक्शंस में जाने के लिए, या आपको लगता है कि इलेक्शंस में ताख़ीर होनी चाहिए या ताख़ीर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल किया है कि तमाम क्या पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तो रहनुमाई नहीं करूँगा, बट अपनी पार्टी की भी बात करूँगा। MQ बिल्कुल तैयार है, MQ इलेक्शन में जाने के लिए, और इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आपने खुद ने फरमाया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को। बाकी कल अगर जो सेनेट में जो एक करारदाद पास की गई है, आउट ऑफ 97 से लेकिन 14 हमारे सेनेटर थे, तो पाकिस्तान की आपको पता है कि 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी का फैसला कोई 14 अरकान तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो थे उन्होंने ज़ाहिर खामोशी अख्तियार की, वो तो उनका मामला है, उनको शो का नोटिस भी दिया है। बट ये है कि मैं फिर से कहूंगा कि इलेक्शन होने चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। लेकिन शबीर भाई ये बताएं ना, इसकी बुनियाद क्या बनी? कैसे सेनेट में अचानक ये करारदाद आ गई, क्यों लाई गई, इसके पीछे मकसद क्या था? तो उनको पता है, वो तो एक जवाब, लेकिन आप भी एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो जवाब पेश कर रहे हैं कि इस वक्त जो वेदर है इस वक्त पाकिस्तान का, खासकर 8 फरवरी को बहुत खासी सर्दी होगी, तो सर्दी में इलेक्शन हो नहीं सकते, पोलिंग हो नहीं सकती, और मुल्क में इस वक्त बदअमनी है। तो बदअमनी तो मुल्क में हम तो 76 साल से देख ही रहे हैं, मुल्क में इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, तो इसका जवाब बनाकर राह फरार इख्तियार करना इलेक्शन से, तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ड्यू इलेक्शन तो बल्कि लेट हो रहे हैं, इलेक्शन तो भी होने चाहिए,
5 साल की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई है। अभी 5 साल मजीद जो दूसरी हुकूमत जिन्होंने तैयारी की है तो उनको बिल्कुल इलेक्शन में आना चाहिए। वो पब्लिक पे आप छोड़ दें, वोटर पे आप छोड़ दें, जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, जिन पार्टी की बेहतर खिदमत होगी या बेहतर मंशूर होगा तो यकीनन पब्लिक फिर उनको इलेक्ट करेगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जी शबीर भाई आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लेके आऊंगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले भी कहा था, इससे पहले भी इंडिकेट किया था, थ्रेट्स के हवाले से भी बात हो रही है, आप लोग खुल के कैंपेनिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, मतलब है नहीं जा पा रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन फिर इसके बरक्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने इससे पहले बहुत ज्यादा संगीन हालात भी देखे ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत देखी, 1 महीना डिले हुए लेकिन इलेक्शंस हो गए। पाकिस्तान में 2013-14 में कितनी दहशतगर्दी थी आपने खुद देखा, फिर हुकूमत आई, दहशतगर्दी के हवाले से इकदाम लिए गए। तो अभी क्या वजह है कि इलेक्शंस में ताखीर की एक इंडिकेटिव मुझे कुछ नजर आ रही हैं बातें आपकी पार्टी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हमारे लिए इबरत है ना। कुछ लोगों ने उस वक्त इलेक्शन को मौखर करना चाहा तो उसके लिए एक मौसर पर्सनालिटी को शहीद किया गया और फिर बहाना बनाया गया कि आप इलेक्शन को मौखर कर दें। वो इलेक्शन मौखर हुए। अब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को ये ख्याल है कि खाकम बदहन अब मौलाना फजल रहमान साहब की जिंदगी को खतरा है। अच्छा, अब खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए और फिर इलेक्शन को मुलतवी कर दें तो हम कह रहे हैं इलेक्शन हमारे मुतालबे पर मुलतवी करो, हमें मारो नहीं यार। यानी हम जिंदा रहें और इलेक्शन मुलतवी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। तो हमने मुतालबा किया कि इलेक्शन को 1 महीना 1.5 के लिए मौखर कर दो। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मैं जाहिर सी बात है आपकी बहुत बड़ी एक सियासी बसीरत है, मौलाना साहब से आपका एक बहुत एहतराम का रिश्ता भी है, फिर मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा वजन देती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये आपने बड़ी ज़्यादा संजीदा बात की है, क्या कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स या थ्रेट्स जो आप लोगों से शेयर किए जाएं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 1 महीना 1.5 मौखर कर दिया जाए और खुदा न खास्ता ऐसे किसी हादसे से बच जाए और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो क्या किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कोई खतरा है और उसके बाद नहीं होगा, और ये खतरा मौलाना साहब को है और ये आपको बताया गया है या ये आपकी अजम्पशन है? नहीं, देखे ना, आपको 1.5 महीना मिलता है तो आप सिक्योरिटी लैब को उस नुकसान को पूरा कर लेते हैं ना जी, तो आप लोगों को महफूज कर लेते हैं। तो अभी मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट का लेटर आया है और सरफराज बुगटी साहब ने अपनी वजारत दाखिला से भेजा है। अभी मौलाना फजल रहमान के बेटे को आके मौलाना असद को कि आप कंपेन नहीं करें और आपको थ्रेट है। हाफिज अब्दुल्ला साहब भी बीमार अभी तक मरीज हैं, उन पर भी हमला हुआ है। जहाँ मौलाना साहब के कार्ड पर उनके काफिले पर भी हमला हो गया है। बाजौड़ में हमारे 50 लोग शहीद हो गए और 135 लोग शदीद जख्मी हो गए। और जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब बिलोंग करते हैं टांग कोट रस्मिन खान, वहाँ 1 हफ्ते के अंदर 10 बम धमाके होते हैं। तो अब मैं इतना हक तो ठीक है, आपके लिए ज्यादा अजीज होगा इलेक्शन और वोट, और किसी को वज़ीर आज़म बनने की जल्दी होगी, हमें तो अपने कायद और लीडर मौलाना फजल रहमान की जिंदगी अजीज है। तो अब अगर उनको 1-1.5 महीने मौखर करके और हमारा मसला सिक्योरिटी वाला हल हो जाएगा। अच्छा, हम तो राय फरार नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक, आपकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन आप ठीक है मफरूजों की नसीब वो जस्मीन मफरूजों की बुनियाद पर हम नहीं कर रहे हैं। यानी वाकया उसका वाकयाती पहलू है, वाकया हुआ है, इन वाकयात की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि आप मौखर करो। अब सेनेट की तरफ से करारदाद आ गई, अब कहा जा रहा है कि लोग कम थे और लोग कम है, लेकिन वो तो आ ही नहीं जा रहा है और इस वक्त तो कोई और इदारा मौजूद नहीं है, उसकी बात तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई फर्द उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो आईनी इदारा है। उस वक्त आप अपने सेनेटर भेजते, आपकी आवाज ज्यादा होती, मुखालिफत में ज्यादा होती, कसरत राय से मंजूर होगी तो उसका एहतराम किया जाए और इस बात को गौर से देखा जाए कि ये मसला मौजूद है। अगर हम नहीं होंगे इलेक्शन में तो सवाल ये निशान होगा, मुझे ये हक हासिल है कि मैं जिंदा रहूं
इत्मीनान से जलसे में जाऊं, वापस आऊं और कोई धमाका ना हो। खुदा ना खास्ता। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है? वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ना। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है तो हम इलेक्शन तैयार हैं। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सब महफूज रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शंस कर सके और इलेक्शंस में जाएं। और आप नहीं, जैस्मीन किसी और का मसला नहीं है ना, जैस्मीन नहीं, आपकी मैं बात कर रही हूँ ना, किसी और का मसला नहीं है, हमारा मसला। हमारा मसला इसके लिए है, आपका मसला है, लेकिन बाकी लोगों का हम पे दबाव है कि आप जब जमहूरियत पे न चलें, जिहाद की तरफ आए। तो जब ये बातें होती हैं तो हम उसके सामने, हम कौम के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ठीक, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लेके आती हूँ। अली को मदद का छोड़ दिया जाता है, ठीक है, हमें दहशतगर्दों के रास्ते में क्यों छोड़ दिया जाता है? ठीक है, अली गौहर साहब, आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी और जाहिर सी बात है इस पे PMLN का भी बड़ा शदीद रद्द अमल आया, पीपल्स पार्टी का भी आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक साउंड बाइट है, वो भी मैं अभी जब मुर्तज़ा साहब से हसन मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ लूँगी तो मैं वो भी चलाऊंगी। अली गौहर साहब वो ये कह रहे हैं क्या मसला हो जाएगा, मतलब है हमें भी, वो ये कह रहे हैं हमें से उनका मुराद है JUIF को, वो कह रहे हैं थ्रेट्स है मौलाना साहब को, उनके बेटे को, हाफिज अब्दुल्ला साहब पे धमाका हो चुका है, वो जा नहीं सकते, कैंपेनिंग नहीं कर सकते, तो वो कह रहे हैं क्या हो जाएगा अगर 1-1.5 माह इंतखाबात डिले कर दिए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? देखिए, बात ये है कि जो बात मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ने की है, ऊंचा कर दे उनकी बात से मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा सर ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा बोल दे। हाँ जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी अली कि जो मौलाना साहब ने बात की है उसके कुछ हिस्सा से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ तक सिक्योरिटी के हालात है, जहाँ तक मौलाना साहब को थ्रेट है और जो कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए जिनकी निशानदेही JUI ने की है, वो तो काबिल तशवीश है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक, लेकिन इलेक्शन क्योंकि ऑलरेडी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिले हुए, अब इनमें मजीद ताख़ीर जो है वो अवाम में मैं समझता हूँ कि मायूसी भी फैलाएगी और मैं समझता हूँ कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसमें मजीद इंतशार कर लेगा। किस किस्म का इंतशार? जहाँ तक ये वाकयात हुए हैं नहीं, इंतशार इस किस्म का है कि जाहिर है कि इस वक्त आप देखें कि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, उसका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, सेनेट खत्म होने वाला है मार्च के अंदर, तो उससे पहले वैसे भी टाइम आ गया है। और दूसरी बात यह है कि 1.5 महीने के डिले से मेरी जाती राय है कि जो मसाइल बता रहे हैं अपना मौलाना साहब ने बताए हैं, उनमें कोई फर्क अगर 1.5 महीने के अंदर तो कोई खातर का फर्क, जो फर्क पड़ना वो अभी पड़ सकता है, अभी भी महीना रहता है, महीने से ऊपर टाइम रहता है इलेक्शन के अंदर। JUI के जो खदशात है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिक्योरिटी इशूज के ऊपर, वो उनको दूर करना स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक, वो उनके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी जमात के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो या खदशात हो तो उसको फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि खत्म किया जाना चाहिए। बाकी इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। इसको मजीद मेरा ख्याल है इलेक्शन को डिले करना अपने जो हमारा सियासी निज़ाम है इसको भी रेल जी ठीक। हसन मुर्तज़ा साहब और खास तौर पर वापस आऊंगी, अली गौहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी एक साउंड बाइट है, मैं चाहती हूँ वो जरा चला दें, आप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में ये बयान दिया है और इसकी काफ़ी अहमियत है इस बयान की। हसन मुर्तज़ा साहब वो कह रहे हैं आप OIC से करा लें करारदाद, UN से पास करा लें या आप जहां से भी पास करा लें, पत्थर पर लकीर है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, और ये भी याद रखें ये वो सियासी जमात है जिसके सरबरा की आपके सरबरा से एक बड़ी गहरी और कलीदी दोस्ती और एक बड़ा जाती ताल्लुक भी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम कैंपेनिंग नहीं कर सकते, हमारी जान को खतरा है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है तो उनको तो ज्यादा समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी यास्मीन। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उनके ताल्लुकात ज़ाती हैसियत में भी, सियासी हैसियत में भी उनका एक सियासी कद काठ है, उससे तो कोई चीज जो है वो नहीं है कि कोई कमी है। ठीक, हमारी गुजारिश ये है कि एक
आईनी हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंतखाबात जो है वो टाइम पे होंगे। उसके लिए अब ये कह देना कि हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो ठीक नहीं है और हमारे दहशत गर्दी है, हमारी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लोगों को ज़हनी तौर पे मुतमईन होकर जलसों में और जुलूसों में और पोलिंग पे जाना चाहिए। ये ना हो कि हर आदमी कौम डर डर के मर रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात। लेकिन अब इसके लिए कि चूंकि हालात ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं, इलेक्शन की हसन मुर्तजा साहब वो कह रहे हैं इलेक्शन की जरूरत है, 1 से 1.5 महीना पोस्टपोन कर दें। यार सुन लेना जी, अब मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये हुकूमत जो आरजी हुकूमत है, पूरी हुकूमत है, जो जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है और वो सारे काम किए जा रही है, ये तो फिर इसके पास एक बहाना आ जाएगा कि जी हालात ठीक ना हो तो बिल्कुल हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। किसका दिल करता है कि वो वजारत उज़्मा छोड़ दे? मुफ्त में मिली हुई वजारत आला छोड़ने का किसी का दिल करता है? जो बंदा काउंसलर ना बन सकता और वो वजीर आला पंजाब बना हुआ हो, उसका दिल करता है कि वो छोड़ दे? ये इस तरह नहीं मुल्क चलते कि हम ये समझ लें कि अब हालात ठीक नहीं है। ये धमाके तो मस्जिदों में होते रहे, फिर हम मस्जिदें बंद कर दें? हम हरगिज उस जमात से हमें हमदर्दी है, हम हरगिज ये नहीं कहते कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए जाएं। हम ये कहते हैं कि इस बिना पे इंतखाबात मुलतवी ना किए जाएं, तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए और फिर 1-1.5 माह के बाद कौन सी गारंटी है कि ये ठीक हो जाएगा? ये हालात तो अरसा से खराब हैं, पिछली 2 दहाइयों से खराब चले आ रहे हैं। तो किस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये हालात जो हैं वो 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे? इसका मतलब है कि हालात खराब करने के पीछे कोई और वजह मौजूद है कि जो खत्म कर दी जाएगी महीने 1.5 के अंदर और हालात ठीक हो जाएंगे। हम खुदारा ऐसे ना करें। इस आइन को हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, फिर बड़ी मुश्किल से इसको बहाल किया और अब हम नहीं चाहते, अब हमारे में कोई ऐसी बेनजीर नहीं आएगी जो इसको दोबारा से आइन की बालादस्ती की बात करेगी। कोई भुट्टो नहीं होगा जो सजाए मौत होगा। सही है हसन साहब, ताकत नहीं है। ठीक है, मैं हमने आइन आने के लिए अपने 300 कारकुन शहीद करवाए हैं, हमने अपनी क़यादतें मरवाई हैं। और फिर जब आइन टूटता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद के फेज से गुजर रही होती है कि आइन बहाल हो। ठीक है सर, 1 सेकंड रुक जाए। हाफिज एहसन एडवोकेट साहब, जरा ये बता दीजिएगा कि सियासी पस मंजर तो ये है, सियासी मौक़िफ़ तो ये है, मतलब है आपका फिर क्या तज्जिया है? इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक वाज़े जजमेंट भी मौजूद है, तो आपका फिर क्या इस पे राय है इलेक्शंस के इस करारदाद के हवाले से जो सेनेट में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इस सारी सिचुएशन को 4 कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ। अच्छा, एक इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और आर्टिकल 224 के अंदर आपके इलेक्शंस होने चाहिए और वो जो इलेक्शन है आपके आर्टिकल 218-19 के मुताबिक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक। और उसके अंदर तमाम जो लोग हैं या वोटर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक इसका ये एस्पेक्ट है। ठीक। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि चूंकि पिछले 1.5 साल से इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है और हम हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक लेके गए हैं और इलेक्शन डेट तक मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा इंटरवीन किया इस डेट को देने के अंदर। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जिन्होंने परफॉर्म करना था उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और हमें फिर एक 3 नवंबर 2023 को ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी 2024 डेट है और वो इलेक्शन जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार उसकी रिट्रेशन जो है वो कर रहा है। कभी वो 3 नवंबर को करता है अपने ओरिजिनल ऑर्डर के अंदर, कभी वो 15 दिसंबर 2023 को करता है, कभी वो 18 दिसंबर को करता है, कभी वो 22 दिसंबर को करता है और कभी 2 जनवरी 2024 को करता है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को होनी चाहिए और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है।
तीसरा इसका एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़, जिसकी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करती हैं, और वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं कि जितनी देर तक आपका वोटर्स या आपका कैंडिडेट जो है वो पूरे तरह से आवाम तक आउटरीच अपनी न करे और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मैनिफेस्टो न लेके जाएं, तो उस इलेक्शन का उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर आपकी जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उसका आना बड़ा मुश्किल है। और ये कंसर्न्स जो हैं ये जेन्युइनली एड्रेस होने चाहिए। इनके बगैर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो है उसको अगर सिक्योरिटी के बगैर करवाएंगे या सिक्योरिटी के अंदर एक थ्रेट या अप्रीहेंशन आएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, इसको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन जो चौथी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या अगर हम इस एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर तकरीबन कथा कलामी माफी, फोर्थ वाला पॉइंट प्लीज आप रोक के रखिएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक। एहसन साहब, सॉरी हाफिज एहसन साहब, अपना फोर्थ पॉइंट कह दीजिएगा ताकि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा सकूं। जी जैस्मिन, असल चौथा ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी या इलेक्शन क्यों करवाते हैं या करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों का एक विल है वो रिफ्लेक्ट की जाए आपके उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और आपके मुल्क के अंदर एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो जाए, और जो भी हुकूमत आए वो इस मुल्क के अंदर लोगों की खिदमत करे, आवाम की खिदमत करे, और दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह जो है पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। लेकिन अब जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी इस सारे प्रोसेस को डिसक्रेडिट करने पर तुली हुई हैं। उसमें सारी जमातें शामिल हैं, उसमें PTI भी शामिल है, उसमें दूसरे भी शामिल हैं, और उसकी बुनियादी आप ये देखें कि अगर आप ये कहें कि आपके 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हैं वो गलत होंगे, या आपके इलेक्शंस फॉल्स होंगे, या आपके इलेक्शंस के अंदर कोई एक लाडला आ जाएगा, या आपके इलेक्शंस के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, या आपके जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सारे क्रेडिट को या इस प्रोसेस को डिसक्रेडिट करके एक नई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ इस मुल्क को लेके जाएंगे। तो क्या इस मुल्क के अंदर अगर हम इतने पैसे भी खर्च करें, इतनी एक्सरसाइज भी करें, और किस प्रोसेस के अंदर जो है वो लोगों को सिक्योरिटी के साथ साथ और भी कंसर्न्स आए, तो क्या इस नैरेटिव के साथ इस मुल्क के अंदर स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगी? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर इसको इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन से पहले एड्रेस न किया तो ना इस इलेक्शन का कोई फायदा आएगा, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है आराम से जो हुकूमत कर सकेंगी, या दूसरी पार्टीज जो हारेंगी वो ऑपोजिशन जो है ये वो चीज है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो इस पूरे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। शबीर कायम खानी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अगर तो वो ये बात उनकी सही है, अगर पहले से ही प्रोसेस पे सवालिया निशान होंगे, फिर आप इंटरनेशनली भी उस पर सवालिया निशान उठा देंगे, फिर एक पार्टी दूसरे को लाडला कहेगी, फिर कहेगी पहले सुपर लाडला था अब लाडला है, पहले ये था फिर वो था। भाई इलेक्शंस हो गए हैं, हम तो मानते नहीं है, ये RO के इलेक्शन थे, ऐसे थे वैसे थे। एक पार्टी कहेगी जी हमें तो कैंपेनिंग नहीं करने दी गई क्योंकि हमें तो खतरात थे। तो कैसे स्मूथ ट्रांजिशन होगी? मतलब फिर वही रस्साकशी चलती रहेगी। अभी जाके तो कहीं खुद थोड़ी स्टेबिलिटी आई है पाकिस्तान में। देखिए जी जैस्मिन, ये तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें। पाकिस्तान तकरीबन 76 ईयर्स हो गए। इन 76 ईयर्स में मुतादिद बार पाकिस्तान में जो इलेक्शन इंतखाबात हुए, हर इलेक्शन में ये तो पार्टियां करती हैं, कोई भी मैं समझता हूँ 100% तो कभी कोई मुतमिन सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं। कोई ना कोई पार्टी जरूर इल्ज़ाम लगाती हैं, कोई ROs पे लगाते हैं, कोई प्रेसिडेंट ऑफिसर्स पे लगती हैं, इलेक्शन कमीशन में लगते रहते हैं इल्ज़ाम। तो असल बात मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि जो वो पार्टी जो आवाम में रहकर जो आवाम के मसाइल हल कर रही है और आवाम के दुख दर्द जानकर उनका एहसास कर उनके लिए काम कर रही, तो मैं समझता हूँ उन पार्टियों को, ऐसी पार्टियों को आना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। वो फिर भले किसी को एतराज़ हो, एतराज़ तो होते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं है कि कहीं एतराज़ नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMN पे वो एतराज़ करती है कि उनकी सपोर्ट की गई है। कभी पिछले इलेक्शन में आपको पता है कि सब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर कहा था कि PTI को सपोर्ट की गई है। PTI के वो लोग जो कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे, इसी में कराची की बात कर रहा हूँ, वो MNA और MPs बन गए। तो ये इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे, क्यों लगते रहेंगे? मतलब ये कहीं ना कहीं तो खत्म होना चाहिए ना सिलसिला। अभी क्या हमने अपने इतने भयानक पास्ट से जो ये पिछले 2-3 साल में तमाशा हुआ, फिर ये 9 मई का वाकया हो गया, मतलब इतना बड़ा सानिया का, अभी भी हमारे अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ तो बातें इसमें सही भी हैं और कुछ तो हमने एक वतीरा बनाया हुआ, अपनी आदत बना ली हुई है कि मैं ना मानूं, और उसका अमल होता है बाज़ औक़ात तो उसका अमल लोग देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं फॉर्जरी हो रही होती है, कहीं ना कहीं ऐसी फेवरिज्म हो रहा होता है जिसकी वजह से
ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो इंडिविजुअल जो हमारे कैंडिडेट होते हैं इंडिपेंडेंट, उनको बोलने का मौका मिल जाता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी वो अदारे हैं, खासकर फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या दीगर चीज़ें, ये तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फेयर इलेक्शन करवाएं। तो मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। तो वो कब होंगे, वो तो दुनिया भर में आपको पता है कि इलेक्शन होते हैं, पता भी नहीं चलता। इस सिविलाइज्ड जो कंट्रीज हमारी उनमें आप देख लें इसी तरह होते हैं, पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ तो एक हड़बुंग होता है और इलेक्शन का एक गहमा गहमी होती है, और सही बात है, सारी चीजें। लेकिन इस दफा तो मुझे वो हड़बुंग भी नजर नहीं आ रहा ना, कोई है गहमा गहमी नहीं है। कहाँ है गहमा गहमी? देखें अभी ये तो मैं समझता हूँ शायद 13 तारीख के बाद आपको नजर आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस चल रहा है और अभी अपीलों के फैसले हो रहे हैं। उसके बाद सिंबल जो टिकट जमा कराएंगे उसके बाद फाइनल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे कल फाइनल किए, हमारी अपनी जमात MQ ने अभी फाइनल नहीं किया। ऐसी बहुत सी जमातें जिन्होंने अपनी कैंडिडेट्स अभी फाइनल नहीं किए। जब सब पहलवान मैदान में उतर जाएंगे तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह किस तरह गहमा गहमी होती है। और होता है आखिरी जो मंथ होता है, आखिरी जो 20-25 दिन होते हैं, उसी में गहमा गहमी होती है। बाकी मौसम तो मुझे पता है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि इलेक्शन तो रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में भी यहाँ पर पाकिस्तान में हुए हैं, सर्दियों में भी हुए हैं, गर्मी में भी हुए हैं। तो ये बहाना बनाना है कि अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी हालात बेहतर नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं 76 साल से इस किस्म के वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं और इलेक्शन होते ही रहते हैं। हाँ, बेनज़ीर के जो वाक़या शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ, वो बिल्कुल एक ऐसा वाक़या था, उसमें पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था कि इलेक्शन वक्त पे कराए जाते। तो वो कुछ अरसे के लिए, थोड़े से अरसे के लिए पोस्टपोन हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ, तो उस वक्त हम उसके मुतमिल हो नहीं सकते थे। ज़ाहिर उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे, आपको पता है। लेकिन अब ज़ाहिर इस किस्म के कोई से हालात नहीं है। थ्रेड्स बिल्कुल ज़रूर आ रहे हैं, मौलाना साहब को भी आ रहे हैं, और उनकी पार्टी के जलसों में ज़ाहिर हमले भी हुए हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो लोग शहीद भी हुए हैं बेगुनाह। अगर मौलाना साहब की पार्टी इलेक्शन में शामिल ना हो सकी तो फिर नहीं, मौलाना साहब की पार्टी ऐसे कैसे मुमकिन है, वो नहीं बिल्कुल शामिल होंगे। ये तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उनका खदशा जो उन्होंने कहा है, ये वो कब कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई कंडीशन शर्त नहीं रखी, उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता कि अगर ये 8 को होंगे इलेक्शन तो फिर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात नहीं, वो तो कल ये कह सकते हैं ना कि जी हमें तो कैंपेनिंग ही नहीं करने दी, हम तो कर ही नहीं सके क्योंकि हालात खराब थे। जी देखिए, नहीं ऐसा मैं समझता हूँ शायद मुमकिन नहीं है। और ये तो वो अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात से जो दो चार हैं, यकीनन उनकी जिम्मेदारी, उनकी भी गहरी नजरें हैं। और इलेक्शन करवाना कोई आसान काम थोड़ी है, तो उन्हीं की जिम्मेदारी। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ऐसा सोचें ही क्यों, हम बेहतर सोचें। नया साल आया है, हम सोचेंगे पैगाम लेकर, अमन का पैगाम। अली गौहर साहब ये बताइएगा कि ये जो हाफिज साहब ने बातें की हैं, उससे फिर आपको क्या लगता है कि मतलब आगे चल के इस पर कोई और मजीद आपको लगता है प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, करेंगे, या ये जो बात की जा रही है कि कभी लाडला आ जाता है, कभी मासूम आ जाता है, कभी सुपर लाडला आ जाता है, ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए? भाई अपना इलेक्शन में मैनिफेस्टो लेके जाएं और उसके बाद देखें, जिसकी जीत होगी तो वो स्मूथ ट्रांजिशन इलेक्शंस के बाद हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती अमीना, क्यों नहीं मुमकिन स्मूथ ट्रांजिशन? देखिए जैस्मीन, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं कि जिस तरह से कि लाडलाइजम है और ये है और वो है, इन तमाम हथकंडों से सबसे ज्यादा मुतासर हमारी पॉलिटिकल पार्टी हुई है। आप देख लें कि 2002 के इलेक्शन थे, PMLN की लीडरशिप इलेक्शन से बाहर थी और इलेक्शन कराए गए थे। और आपको याद होगा कि 2002 की असम्बली में PMLN की मेरा 120 सीट थी या कोई थी। मतलब जिस तरह से जाहिर है पूरी लीडरशिप को तो जिले में बंद कर दिया गया था, जितने कोई हमारे पार्टी के लोग थे उनको तोड़ के स्टाफ लीग में शामिल कर दिया गया था। और उसके बाद जो बचे खचे थे वो जेलों के अंदर बंद थे, तो वो एक टाइम था। उसके बाद आप उससे पहले भी होता रहा, काकड़ साहब का जमाना आया था। फिर उसके बाद आप देख लें 2008 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन सिस्टम से बाहर थे, मतलब वो खुद उसमें शामिल नहीं हो सके। प्रॉपर हमारे पास पार्टी के कैंडिडेट्स भी प्रॉपर तरीके से होमवर्क नहीं कर सके कि पार्टी के लोगों को टिकट दे सके। फिर 2013 के इलेक्शन में PMLN आई, लेकिन 2017 में मतलब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। 2018 के इलेक्शन में फिर हम बाहर थे। तो आज जो लाडलाइज्म का लोग जो भी राग लाता है, मेरा ख्याल है कि उसको पहले इन चीजों के ऊपर देखना चाहिए था कि लाडला कौन रहा है और किस टाइम पे रहा। मैंने आपको इतने साल गिनवाए और उसमें भी एक दफा 2013 के इलेक्शन में वो तो PMLN वैसे ही स्वीप कर रही थी।
अब जब के 2017 में नवाज शरीफ साहब को उतारा गया और 2013 से लेकर 2018 तक की उनकी जो कारकर्दगी है PMLN की नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत, वो एक मिसाली कारकर्दगी है, मुआशी लिहाज से भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी और पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिहाज से भी। फिर अब जिस तरह से मीनारे पाकिस्तान पर इनका वालियाना इस्तकबाल किया पाकिस्तान की अवाम ने, और अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और साफ जाहिर है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर से वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ ऑपोजिशन में भी इकट्ठी रही और हुकूमती इत्तेहाद में भी रही, लेकिन इलेक्शन सिस्टम के में तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते हैं, तो जाहिर है वो PMLN की और नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी देख के अब इलेक्शन हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो तनकीद करेंगे, कोई बहाना करेंगे, कोई उंगली उठाएंगे, क्योंकि उनको PMLN की मकबूलियत और इलेक्शन के नतायज जो है वो नविश्ता दीवार बनकर अल्हम्दुलिल्लाह उनको नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा अब उसमें कोई कहता है जी लाडलाइज्म हो रहा है, कुछ कहता है जी ये हो रहा है, कुछ कहता है वो हो रहा है। अभी इलेक्शन हुए नहीं, पहले बातें हो रही है। भी आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर मौजूद है, आपकी लीडरशिप के ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, आप अपनी पूरी कैंपेनिंग चला रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी तनकीद करती है वो अपने गिरबान में झांक ले कि इसने 9 मई को क्या किया पाकिस्तान के साथ। माजरत के साथ मैं तो एक सियासी वर्कर की हैसियत से इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं तस्लीम करता। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह तो पाकिस्तान के बदतरीन दहशतगर्द और दुश्मनों ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो उनका वतीरा है, और ये वतीरा सिर्फ 9 मई को नहीं रहा, उससे बहुत पहले से भी बहुत कुछ कर रहे थे। PTV पर हमला भी उससे पहले वो कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के ये कब्रें भी वो खोद चुके थे, और वो धरने देकर चाइना के प्रेसिडेंट का वो मुखर करवा। हसन मुर्तजा साहब, हसन मुर्तजा साहब है? जी मैं हूँ जी। हसन मुर्तजा साहब, ये जो बात की थी हाफिज एहसान साहब ने कि जी स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा क्या, मतलब इस माहौल में जैसे भी इलेक्शंस जब हो जाते हैं उसका जो रिजल्ट है वो फिर काबिल कबूल होगा सबको? ये तो चीजें जो होंगी ये कबल अज वक्त हैं, ये तो रिजल्ट आने पे ही पता चल सकता है। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना कि इस दफा लाडला, पहले सुपर लाडला कोई और था, इस दफा लाडला कोई और है। देखिए मैं अर्ज कर लूं, मेरी अर्ज अगर पूरी सुन लें जी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं ये 2018 में भी थे, ये हालात 2013 में भी थे, 13 में भी इंतखाबात पोलिंग से पहले ही जो है वो रिजल्ट अनाउंस होते रहे। हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अपनी जगह पे है। इलेक्शन के बाद के रिजल्ट के जो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम उन्हें कबूल भी करेंगे वो अपनी जगह पे है। हम तो ये कहते हैं कि अगर एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से भी हम कासिर है तो फिर ये क्या हो रहा है। अगर पार्लियामान के अंदर या सेनेट के अंदर पॉलिटिशियंस खड़े होकर करारदादें पेश कर रहे हैं कि खुदारा इलेक्शन पोस्टपोन कर दो, इलेक्शन पोस्टपोन कर दो, क्या बेहतर होता कि वहाँ करारदाद आती कि इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, इस मुल्क में आइन की पासदारी और बालादस्ती की जो बात है वो आवाज उठाई जाती, वो करारदाद मंजूर होती, आईनी तकाजा पूरा करने के लिए कहा जाता कि हम करारदाद पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन को यकीनी बनाओ और उस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी दुरुस्त करो। सिक्योरिटी देना रियासती इदारों का काम है, वो पॉलिटिशियंस का नहीं है। ये सारा मलबा पॉलिटिशियंस के कंधों पे डाल दिया जाता है, सियासतदानों को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उनको बेनकाब होना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस, हमारा एक ही रास्ता है अवाम की खिदमत के लिए, पार्लियामान, और पार्लियामान में जाके हुकूमत बनाना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामान से भागना शुरू कर दें, वो कहें कि हम इंतखाबात नहीं चाहते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर इस मुल्क के साथ खुदा न खास्ता जिसे अलमिया का ही इंतजार किया जा सकता है। आपने ये गलती 70 के अंदर की, आपने उसके नताइज देखे, आज तक हम वो भुगत रहे हैं। फिर आपने ये जनरल ज़ियाउल हक की सूरत में इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ देखा, जिस तरह सियासी कारकुनों को अजियत का निशाना बनाया गया, वो सारी कौम ने देखा। उसके बहाली जमहूरियत के लिए
क्या क्या कुर्बानियां हमने नहीं दी, वो सारी तारीख हमारी भरी पड़ी है। फिर मुशर्रफ से किस तरीके से जान छूटी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सामने रखकर हमें फैसला करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक ब्लंडर है कि सियासतदान कह रहे हैं कि कौम जो है वो इंतखाबात से इनको रोका जाए। ये चीजें हमारा तो काम ही नहीं है करने का। ये जिन इदारों की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे। ये कोई बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमें डेट लेके देता है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, इसलिए कि आपस में इलेक्शन नहीं आपस में था वो नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उनको डायरेक्ट करना पड़ा। किस तरह समझते हैं कि इंतखाबात लेट हो जाएंगे तो फिर कोई करवाने देगा? हाफिज एहसान साहब, ये मौक़िफ़ जो है हसन साहब का, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सियासतदानों का क्या काम होता है, उनका तो काम ये होता है कि वो जाएं अपना मंशूर लेके इलेक्शंस लड़ें। मतलब वो कैसे कह सकते हैं कि जी इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं, अभी ये मामला है, अभी वो मामला है। मतलब है कि और इन्होंने शबीर कायम खानी साहब ने भी एक सही मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसपे उंगली नहीं उठाई गई? यहाँ तो हर वक्त इलेक्शन पे उंगलियां उठती रहती है, फिर बाद में आके कहते हैं हाँ जी हमें कबूल भी और हुकूमत भी बना लेते। देखिए जासमीन, बात यह है कि 1970 के इलेक्शन से अगर आप इस मुल्क की हिस्ट्री देख लें तो हर दफ़ा जब इलेक्शन हुए मुल्क एक और बड़े क्राइसिस की तरफ गया है। चाहे 70 का इलेक्शन देखें, 77 का इलेक्शन देखें, 85 का इलेक्शन देखें, 88 का इलेक्शन देखें, 90, 93, 2007, 2002, 8 और इसका क्लाइमेक्स जो है वो आपके मुल्क के अंदर 2013 के इलेक्शंस के बाद स्टार्ट हुआ कि जब अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और हमने उसको ऐसा कंट्रोवर्शियल किया और रोड्स के ऊपर और मार्च और लॉन्ग मार्च, और आपने देखा कि जो असेंबलीज़ का काम था इस मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करना या इस मुल्क की बेहतरी के लिए करना, वो आपस के अंदर इनकी जो कॉन्फ्लिक्शन थी या वो सारी इन चीज़ों के अंदर गई और आपने देखा कि मुल्क जो था वो एक स्टैंड स्टिल की तरफ चला गया। और जब आपने 2018 के इलेक्शंस करवाए तो उसके अंदर सेलेक्टेड से लेके इम्पोर्टेड तक आप देखें कि क्या पूरी पार्लियामेंट के अंदर एक धींगा मुश्ती रही और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसके अंदर जो लेजिस्लेशन की गई हो और इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया हुआ। उसका नुकसान क्या है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़, और अगर आप इनके फिगर्स निकाल लें तो 1985 से लेकर अगर 2023 तक आप जाएंगे तो ये बंदे आपको तकरीबन 2500 से ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे जो पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम को ये चला रहे हैं, चाहे MNAs की सूरत में, चाहे सेनेट की सूरत में या प्रोविंशियल असेंबलीज की मेंबर्स की सूरत में। तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस आम आदमी को है कि जो हर दफ़ा एक उम्मीद रखता है कि ये लोग आएंगे, हमारी खिदमत करेंगे, मुल्क आगे जाएगा, बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें पसे पुश चली जाती। अब आप ये देख लें कि तकरीबन जो है वो 32-33 दिन रह गए इलेक्शंस के अंदर, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी मैनिफेस्टो के साथ नहीं आ रही कि हम इस मुल्क के अंदर हमने किया क्या है और हम इस मुल्क के अंदर आम आदमी की बेहतरी लिए क्या करेंगे, गवर्नेंस क्या करेंगे, पटवारी के लिए क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, इस मुल्क के अंदर जो बिजली महंगाई उसके लिए क्या करेंगे। आपको कोई नज़र नहीं आएगा। सिर्फ नज़र ये आएगा कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, दूसरा आएगा इस चीज़ के अंदर कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और तीसरा ये आएगा कि वक्त आएगा देखेंगे कि हम इस रिजल्ट्स को मानते हैं या नहीं मानते। अगर इस प्रोसेस के अंदर जाएं तो विक्टिम तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का आम आदमी है जो गुजारिश इस चीज़ से करता है कि भी आप इलेक्शन जीते आए बट खुदारा इस मुल्क की खिदमत करें। क्यों हमारा मुल्क जो है वो एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट चला गया है। आपके वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपका गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर रहा। आपके मुल्क के अंदर जो है 5.5-6 करोड़ बच्चा ऐसा है कि जो स्टंटेड ग्रोथ है, 3.5-4 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है, 60% से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन 2 वक्त की रोटी वो खा नहीं सकती। थाने के अंदर जाएं, थानेदार पैसे लेता है, अदालत के अंदर जाएं, इंसाफ नहीं है, कचहरी के अंदर जाएं तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं, उसके बाद आप हेल्थ के अंदर चले जाएं आपको डिस्प्रिन तक गोली नहीं मिलती, उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे के अंदर चले जाएं आप वार्डा का मीटर लगवाना चाहेंगे तो ये नहीं। मेरा कहने का पार्टीज को एक मेच्योरिटी के अंदर आना चाहिए और इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए और इस मुल्क को अभी वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट उन्होंने पता क्या है कि हमें ये अफसोस नहीं है कि पाकिस्तान इतना पीछे, हमें ये अफसोस चल गया है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट है।
आप देखें कि हमारा निज़ाम जो जस्टिस है वो 140 पे पहुंच गया है, हमारा इंडेक्स देखें जो ह्यूमन इंडेक्स है, हमारा पासपोर्ट हाफिज एहसान साहब, ये ठीक है आपकी सर, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी कंप्लीटली आपकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन इसका सारा मलबा आप सियासतदानों पे नहीं डाल सकते। आप सारा का सारा ये नहीं कह सकते ना कि ये 5-4 पॉलिटिकल पार्टी, आप ये भी तो देखें। एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन लें, इनमें से कौन से ऐसी पार्टी है जिसका टेन्योर पूरा हुआ हो? पहले तो इनके पेज एक होते हैं, फिर आते साथ पेज फट जाते हैं। अल्लाह बेहतर जाने के पावर और इक्विलिब्रियम और बैलेंस के साथ ये नहीं चल सकते। मतलब है कि कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी इंफीरियरिटी, ये इस सफर तो पाकिस्तान करता है ना। सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि किस शख्स ने इन्हें रोका है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम 150 साल पुराना है, या पुलिस का निज़ाम, या आपका जो है गवर्नेंस का सिस्टम, या ब्यूरोक्रेट्स, इसको ना बदले? किसने आपको रोका है जी? पिछले आप देख लें कि 2008 से चलें, हम लगा लें 8 से लेके 23 तक जो है, किसने रोका है कि आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम ना करें? किसने इनको रोका ये है कि आप आम आदमी की खिदमत के लिए काम ना करें? किसने इन्हें रोका है कि आप इस मुल्क के अंदर जो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ना लेके आए? आप ये पूछें कि क्या, इन्हें ये पूछें कि क्या ये सेटिस्फाइंग है इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है जी? क्या ये सेटिस्फाइंग है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है इस पॉलिटिकल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर उसका अप टू द मार्क या मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है? ओके, वैलिड क्वेश्चंस। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। शब्बीर कायम खानी साहब, ये जो मौक़िफ़ इन्होंने पेश किया और ये कह रहे हैं कि ये, क्या आप सेटिस्फाइड है एज अ पॉलिटिकल वर्कर? आप सेटिस्फाइड है? वो कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट हम वो नीचे नहीं जाने देते। लोकल गवर्नमेंट आप देख लें, ओके सर, मुझे जवाब लेने दें जी। शब्बीर कायम खानी साहब, आप सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो डे बाय डे खराब होती जा रही है और सिर्फ जमहूरियत का रोना रोते रहते हैं हम। देखें जस्मिन, एक तो पहले में जो हाफिज एहसान साहब ने फरमाया कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ इस 2024 के इलेक्शन में नहीं जा रही। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमने 2 दिन पहले MQM पाकिस्तान ने अपना मैनिफेस्टो, जो मैं तफसीलात तो खैर नहीं बता सकता, इतना वक्त नहीं, अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला, इतना वक्त आप मुझे नहीं देंगे, वरना मैं तफसीलात बताऊँगा क्या हमने इनकलाबी इक़दामात उसमें उठाने की हमने जिक्र किया है। और हम चाहते हैं, देखो मैनिफेस्टो पेश करना तो बहुत आसान है, असल बात उस पर इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो। तो हम वो लोग हैं, हमारी पार्टी वो नज़रिया हमारी पार्टी का कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसे इख्तियार दे ताकि हम, और वो किताब जो हमने बनाई है, वो मैनिफेस्टो, वो जो किताब बनाई वो खाली कराची के लिए नहीं है या खाली उर्दू स्पीकिंग वालों के लिए नहीं है, पूरे मुल्क का हमने वो उसका मैनिफेस्टो बना के दिया। अब ये पब्लिक को देखना। बाकी रहा सवाल कि जमहूरियत, तो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी मुल्क, जमहूरी, हमारा जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरी मुल्क में अब 76 साल में भी हमें देखना है कि हमने क्या खोया क्या पाया। इस पाकिस्तान हमारा हमारा मुल्क बजाय तरक्की करने के पस्ती की तरफ चला गया। हमारा मुल्क और क्यों जा रहा है? ये सवाल ही है, क्यों जा रहा है? तो इसमें देखो हुक्मरान तो है, हुक्मरान, उसमें फिर अवाम भी है कि अवाम भी ऐसे हुक्मरान का इंतखाब नहीं कर रही है, जो हुक्मरान, जो ईमानदार दयानतदार हुक्मरान हो, जो दर्द रखें, जो चाहते हैं, जिनका विजन हो, वो चाहते हैं कि मुल्क में हम कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप लें। तो अब ये अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, ये सिर्फ हम पूरे हुक्मरानों पे ना डालें, बल्कि अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम इतनी बाशऊर हो जो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करे, अच्छे लोगों जिनका मैनिफेस्टो अच्छा है और जो लोग चाहते हैं कि वाकई इस मुल्क में हम डिलीवर करें, कोई परफॉर्म करें। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं बस आवाम को दावत देना चाहता हूं कि वो आवाम ऐसे लोगों को जरूर मुंतखब करें। अली गौहर साहब, लास्ट कमेंट आप और हसन मुर्तज़ा साहब, वो ये कह रहे हैं हाफिज एहसान साहब कि किसने रोका है आप लोगों को ये अच्छे काम करने से, ये सारे चेंजेस लाने से? देखिए, बात ये है कि आपके पास टाइम इंतहाई कम है, वरना ये तो एक बड़ा डिटेल मतलब है कि और इसका डिटेल वर्जन आना चाहिए। नहीं, आप इन्हें जस्ट बता देना, इसलिए वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने रोका है काम करने से? मैं आपको अगर तो हाँ, रोका है जब पाकिस्तान में कानून साजी की जाती है, पार्लियामान एक बड़ा अदारा है, तो अदलिया से स्टे ऑर्डर आकर कानून साजी रोकी नहीं जाती? कौन कहता है कि नहीं रोकी जाती? दूसरी बात है कि मैनिफेस्टो पार्टी तैयार है, हमारा मैनिफेस्टो तैयार है, इलेक्शन में भी 1 महीने से ज्यादा दिन रहते हैं और हमारा मैनिफेस्टो इंशाल्लाह 1 दिन में जो है वो बाकायदा आ जाएगा और लीडरशिप जो है वो बिल्कुल उसमें जाएगी। 2013 से लेकर 18 तक हमने बेहतरीन डिलीवर किया। कौन कहता है पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर सकते? लिहाजा जब किसी को हम वोट चुरा कर पाकिस्तान पर मुसल्लत करते हैं तो फिर और उसको एक सियासी पार्टी का नाम और लीडर का नाम देते हैं, तो फिर नतायज वही निकलते हैं जो 2018 से लेकर 2023 तक निकले हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की मैशत तबाह हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी इंतशार और अनारकी फैली है, जिस तरह से 9 मई जैसे वाक़यात हुए हैं, लिहाजा जमहूरी निज़ाम से जमहूरी तसल्सल के साथ चलने दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है निज़ाम के अंदर। हाँ, अलबत्ता
ये नहीं कहा जा सकता कि कोई निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर जो है वो मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हर चीज में हर रोज बेहतरी की गुंजाइश रहती है, ठीक। और उस बेहतरी की गुंजाइश के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रगल करनी चाहिए। कानून साजियां होती भी रही हैं, हो भी रही हैं, आइंदा भी होंगी। ये कहना कि किसी भी असेंबली के अंदर कोई कानून साजी नहीं हुई, ये भी गलत है। मतलब ये वो बातें जो हम हकायक से हट के बातें करते हैं। हसन मुर्तजा साहब, हम फैक्ट एंड फिगर पे बात करें। हसन मुर्तजा साहब, हसन मुर्तजा साहब, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक मुझे नहीं सुन पा रही है जी, आ रही है। हाँ जी, आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। लास्ट कमेंट जो ये बात की है हाफिज एहसान साहब ने कि सारे लोगों को किसने मना किया है भाई कि 2500 के करीब लोग हैं, वही चेहरे बदल के आगे पीछे सेनेट में, पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पस्ती की तरफ जा रहा है, मतलब है अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा इस वक्त अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सबसे ज्यादा मतलब पस्ती पाकिस्तान के अंदर ही देखी गई है, जबकि सबसे ज्यादा वसाइल हमारे पास हैं। देखें, ये पूरी कौम को पता है, किसी को इस बात का भूल है कि कौन रोकता है और कौन करता है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कातिल कौन थे? वो रोकते हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेशन ना करो, यहाँ पे ये ना करो, यहाँ पे एनएफसी ना करो, यहाँ पे 18वीं तरमीम ना करो। वो लोग रोकते हैं। रोकने की बात जो है ना, ये सबको पता है, लेकिन जबान पे लाने से हर आदमी कुतराता है। हम ये समझते हैं, मतलब वो ये भी कहते हैं कि काम ना करें। वेट कर दें। देखे काम करते हैं तो मरते हैं ना। काम बेनजीर करती थी तो शहीद हुई ना। जुल्फकार अली भुट्टो करते थे तो शहीद हुए ना। पॉलिटिकल वर्कर सड़कों पे असैसिनेट होते हैं, काम करते हैं तो मरते हैं ना। ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई जो है वो नहीं करने दिया जाता, क्यों किसी हुकूमत को टाइम पूरा नहीं करने दिया गया? क्या कसूर था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, जिनकी 2 दफा हुकूमत तोड़ी गई? क्या कसूर था नवाज शरीफ का, जिसकी हुकूमत तोड़ी गई? ये कह देना कि काम करने से कोई नहीं रोकता, काम हो रहा होता है तो रोका जाता है, और काम किया है। पाकिस्तान को एटमी ताकत क्या किसी इदारे ने बनाया है? इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम ने बनाया है। इस मुल्क को बड़े बड़े इदारे जो दे के गए, स्टील मिल जैसे और स्टेट लाइफ जैसे शिनाख्ती कार्ड, हमारे पास तो आईडी कार्ड ही नहीं था। हमें आईडी कार्ड, लेकिन सर अब हम 21वीं सदी है, इसमें पासपोर्ट। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। काम करने से कौन रोकता है जी? पासपोर्ट जैसी चीज जो चंद मखसूस लोगों के लिए थी, वो पार्लियामेंट ने दी और सियासत। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल बात है, आपसे फिर मुलाकात होगी। एक लंबी डिबेट है, इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।